अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी को चैप्टर नंबर 11 है क्लास 10 का, उसको डिस्कस करते हैं। उसका टॉपिक है होम्योस्टैसिस। उसको डिस्कस करते हैं उस चैप्टर को। तो उस चैप्टर के पहले आज के टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में से वो पहली जो चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टैसिस। क्या होम्योस्टैसिस को इंट्रोड्यूस कैसे करवाया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिस ऑफ होम्योस्टैसिस। क्या अब होम्योस्टैसिस जो है वो कैसे कैसे होती है, उसके कौन कौन से प्रोसेस हैं, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में जो भी बात की जाएगी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट ही की जाएगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बात करते हुए वो कह रहे हैं कि प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टैसिस, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो होम्योस्टैसिस को किन किन प्रोसेसेस के जैसे मेंटेन करेंगे। तो पहले ऑस्मो रेगुलेशन, सेकंड नंबर पर थर्मो रेगुलेशन एंड थर्ड इज द एक्सक्रीशन। इन तीन तरीकों से हमारी बॉडी क्या करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी क्या करती है, अपने अंदर होम्योस्टैसिस को मेंटेन करेगी। तीसरी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। तो पहले नंबर पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्लांट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं कि उनकी बॉडी कैसे अपने अंदर होम्योस्टैसिस को मेंटेन करेगी। तो पहला जो प्रोसेस है उसके अंदर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कि वो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी उसको रिमूव करवा के अपने अंदर क्या करेंगे, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करेंगे। तो अब वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे हम जो डिस्कस करेंगे डैट इज़ होम्योस्टैसिस। तो अब होम्योस्टैसिस को जब डिफाइन करेंगे तो होम्योस्टैसिस बेसिकली क्या एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से क्या करती है हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन करते हैं इंटरनल कंडीशंस को। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर की जो कंडीशंस है वो क्या रहेंगी, उसमें मेंटेन रहेंगी, वो बरकरार रहेंगी, वो एट इक्विलिब्रियम, यानी कि उसको बैलेंस रखना, उसके अंदर चेंजेस नहीं आने देना। तो ये होम्योस्टैसिस का काम है कि हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब है कि बाहर जैसी मर्जी चेंजिंग आ जाए तो आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने आपको टेम्परेचर की अगर एग्जांपल लेते हैं तो आपकी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर यानी कि आपकी बॉडी का एक इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, वो आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर। लेकिन अगर आप देखो तो आपकी जो इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी कि वो चेंज होता रहता है। तो आपको अब जब बुखार वगैरह होता है तो आपके एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो 38 पर भी चला जाता है, 39 डिग्री सेल्सियस पर भी फ्लक्चुएट कर जाता है, वो फ्लक्चुएट रहता है, फ्लक्चुएशन होती रहती है उस टेम्परेचर में। तो होम्योस्टैसिस में ये होगा कि वो अब बाहर का टेम्परेचर चाहे जितना मर्जी फ्लक्चुएट करे लेकिन आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर क्या रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रखा गया, ये किस प्रोसेस के जरिए से रखा गया, होम्योस्टैसिस के जरिए से रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं। तो प्रोसेसेस में हमारे पास जो मैंने पीछे शुरू में बताया था कंटेंट में ही कि कौन कौन से प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे, ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इन तीन प्रोसेसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे हम ओस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन क्या है। तो ओस्मो रेगुलेशन अब क्योंकि मेंटेन करना होम्योस्टैसिस है तो मेंटेनेंस ही काम है इसका, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना। लेकिन अब कौन सी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना, तो ओस्मो रेगुलेशन में अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, कि अब आपकी बॉडी के अंदर जो साल्ट्स और वाटर है उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करना क्या कहलाता है, ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। कि आपकी बॉडी अगर अपनी वो वाटर का कंसंट्रेशन को या साल्ट्स वगैरह को मेंटेन करती है तो मेंटेन करने के लिए वो जो प्रोसेस करेगी उसको ओस्मो रेगुलेशन का नाम देंगे। अब इसमें आपके पास सीधी से आपको पता है कि आपको स्वेटिंग वगैरह जो होती है, पसीना आना, तो वो किस प्रोसेस के जरिए, उसमें आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा साल्ट जो होता है वो बाहर निकल जाते हैं और दूसरे नंबर पे एक्स्ट्रा वाटर की क्वांटिटी जो होती है वो भी आपकी बॉडी से क्या कर जाती है, इवेपोरेट कर जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। तो वो जो स्वेटिंग का प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन हो रही है कि वो उसमें आपके इंटरनल कंडीशंस को क्या किया गया, मेंटेन किया गया, इंटरनल वाटर को मेंटेन किया गया, साल्ट्स वगैरह को मेंटेन किया गया। सेकेंड जो प्रोसेस उसमें होम्योस्टैसिस से रिलेटेड दैट इज थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन में क्या कहते हैं, अब थर्मो कहते हैं टेम्परेचर को, यानी कि अब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। जो पीछे एग्जांपल भी दी है कि आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाएगा, थर्मो रेगुलेशन कहलाएगा। तो जो होम्योस्टैसिस की एग्जांपल दी थी वो बेसिक एग्जांपल कौन सी थी, थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस की एग्जांपल थी कि जिसके जरिए से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके अंदर अपने अंदर होम्योस्टैसिस को क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिजम्स मेंटेन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज हाई,
कैसा टेम्परेचर जिसके अंदर इंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो हर इंजाइम जो आपको पता है कि ख़ास किस्म के टेम्परेचर पर अपना काम करता है, तो अपने बॉडी के द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर ख़ास किस्म के टेम्परेचर पर काम करेंगे, हमारी बॉडी के एंजाइम्स भी। तो जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं वो भी किस प्रोसेस के ज़रिए से कर रहे हैं? होम्योस्टेसिस के ज़रिए से। तो अगर होम्योस्टेसिस होगी तो हमारी बॉडी के वर्क के एंजाइम्स क्या कर रहेंगे? वर्क करते रहेंगे। अगर होम्योस्टेसिस नहीं रहेगी तो एंजाइम अपना काम करना छोड़ देंगे, बिकॉज एंजाइम्स आर पार्टिकुलर इन टेम्परेचर। आगे आ जाता है हमारे पास थर्ड प्रोसेस, वो क्या है? एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। अब एक्सक्रीशन भी एज सच क्या है? एक होम्योस्टेसिस ही है, ये भी होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। क्यों? एक्सक्रीशन में क्या करते हैं आप लोग? अपनी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं ताकि आपकी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस क्या रहें? मेंटेन रहें। तो इसमें आपका एक वर्ड यूज़ किया मेटाबॉलिक वेस्टेज। तो मेटाबॉलिक वेस्टेज कौन से वेस्टेज होंगे? ऐसे सब्सटेंसेस हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज क्या है? सब्सटेंसेस हैं बेसिकली, जो कि कहाँ से रिलीज़ होते हैं? जब आप लोग कोई फूड वगैरह खाते हैं तो फूड वगैरह खाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। फूड की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है और उससे एनर्जी निकलती है और एनर्जी के साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है। तो वो वेस्ट मटेरियल को जो रिलीज़ करवाना है वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन कहलाएगा। और एक्सक्रीशन भी क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। क्या प्लांट्स जो है वो होम्योस्टेसिस कैसे करते हैं? तो प्लांट्स के अंदर एक बात याद रखनी है कि इनके अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है, एक वो हमेशा बरकरार रहती है। तो अपने अंदर हम होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए प्लांट्स कौन कौन से मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं? तो पहला जो मैकेनिज्म है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। कि अपने बॉडी के अंदर से प्लांट क्या करेंगे? ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करवा देंगे। सेकंड नंबर पे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब वाटर बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर जाएगा प्लांट्स की बॉडी के अंदर उसको भी वो रिमूव करवाएंगे और उसके ज़रिए से भी वो अपने अंदर क्या मेंटेन करेंगे? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेंगे। तीसरी जो चीज़ है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज, यानी कि जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं जो आपके उनकी प्लांट्स वगैरह ले रहे थे, अपने वेस्ट मटेरियल बना रहे थे, तो उन वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करवा कर भी अपने अंदर वो क्या करेंगे? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेंगे। कौन? प्लांट्स। ये किसके बारे में सारा काम? प्लांट्स ने इन तीन मैकेनिज्म्स के जरिए से अपने अंदर होम्योस्टेसिस को क्या करना है? मेंटेन करना है। अब रिमूव फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस कर रहे हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपने अंदर से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को रिमूव करवा देना। तो पहले नंबर पे हम रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट जो है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव करेंगे? तो अब आपको ये तो पता है कि सुबह के टाइम पे प्रोसेस चलता होता है फोटोसिंथेसिस का। कौन सा प्रोसेस चलता है? फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं और बनाते हैं उससे क्या है? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो अब दिन के टाइम पे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जो फूड ले रहे थे वो, तो फूड लेकर रेस्पिरेशन तो कर रहे थे ना। तो रेस्पिरेशन में तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही थी उसको दिन के टाइम पे उन्होंने किस काम के लिए यूज़ कर लिया? फोटोसिंथेसिस में यूज़ करवा लिया। लेकिन अब रात के टाइम पे क्या होता है? रात के टाइम पे तो अब कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन तो चलती रहेगी, रेस्पिरेशन तो चलती रहती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है उसको चाहिए होती है लाइट, लेकिन रेस्पिरेशन को लाइट नेसेसरी नहीं है। तो रेस्पिरेशन तो रात के टाइम भी क्या होती रहेगी? परफॉर्म होती रहेगी। अब रात के टाइम पे क्या होगा? जब रेस्पिरेशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज, यानी कि सरप्लस का मतलब होता है इंक्रीज कर जाना, ज़्यादा हो जाना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम पे होकर के ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी वजह क्यों? ज़्यादा होने की वजह क्या बनेगी? पहली वजह तो ये लिखी है नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वजह क्या लिखी है कि वो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ ही नहीं हो रही तो फिर वो फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म हो रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन क्या हो गई? रात के टाइम पे इंक्रीज कर गई। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब वो रिमूव करवाने के लिए प्लांट्स क्या करेंगे? तो पहले नंबर पे इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन। तो पहले नंबर पे तो वो क्या करेंगे? वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? अपने टिश्यू सेल्स में से रिमूव करवा देंगे। सेकंड नंबर पे अगर वो बात कर रहे हैं लीव्स एंड यंग स्टेम्स, प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं, पत्ते और यंग स्टेम्स जो है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करवाएंगे? वो अपने स्टोमेटा के जरिए से, यानी कि उनके ऊपर जो लीव्स हैं, तो लीव्स में आपको पता है कि ग्यार्ड सेल्स पाए जाते हैं जिनके जरिए से वो अपनी गैसेस एक्सचेंज वगैरह करते हैं। तो लीव्स और यंग स्टेम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है एस्केप हो जाएगी आउट थ्रू स्टोमेटा, वो स्टोमेटा के जरिए से बाहर चली जाएगी।
लेकिन जब बात करेंगे यंग रूट्स की, तो यंग रूट्स में अब क्या होगा कि यंग रूट में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी थ्रू द जनरल रूट सरफेस। उनकी रूट की सरफेस के ऊपर से बेसिकली कौन सी जगह, रूट हेयर्स। यानी कि हमारे पास अगर शाख देखें, ये हमारे पास अगर एक रूट है, ये मैंने रूट बनाई है, तो रूट के यहाँ पर रूट हेयर्स होते हैं छोटे छोटे से। इन रूट हेयर्स में आपके पास ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हैं, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रूट हेयर्स। तो इन रूट हेयर्स के जरिए से प्लांट्स क्या करेंगे, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा देंगे। तो अब इधर एक बात याद रखनी है कि लोग कहते हैं कि रात के टाइम पे अगर दरख्त के नीचे सोते हैं तो जिन वगैरह लगा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, कि बेसिकली रात के टाइम पे ये होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर उन्होंने आपको बताया भी है कि स्टोमेटा के जरिए से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो जब रात को आप दरख्त के नीचे सोते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी वहाँ पर कम होती है। तो जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी लो होती है, तो लो होने की वजह से क्या होता है, वो इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से इंसान अपनी गर्दन को पकड़ता है। तो यही वजह है कि रात के टाइम पे नीचे से दरख्त के नीचे सोने से मना किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। अब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कैसे वो रिमूव करवाएंगे। अब ऑक्सीजन आपको पता है कि मीजोफिल सेल्स में प्रोड्यूस होती है दिन के टाइम पे, कहाँ पे, एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो शुरू में बताया था कि फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपनी ऑक्सीजन, वो चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 में बताया जाता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यूज़ होता है, और उसके ज़रिए मतलब रिलेटेड हमारे पास ग्लूकोज प्लस O2, ये हमारे पास क्या होता है, रिलीज होती है। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है, ये ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एक एक्स्ट्रा एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुई है यहाँ पर। उसके बाद कह रहे हैं जैसे ही आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन, अब जैसे ही का ग्लूकोज जो है, ये शुगर ऑक्सीजन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपको पता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। तो ऑक्सीजन जब यूज़ हो जाती है, द लीव सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। तो लीव सेल्स क्या करेंगे, जो उनके अंदर क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो दोनों चल रही होती है लीव्स के अंदर, तो जब लीव्स के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होगी, जो या रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होगी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन यूज़ होने के बाद जो बाकी ऑक्सीजन बचेगी, वो ऑक्सीजन वो किसके ज़रिए से रिमूव करवा देंगे, स्टोमेटा के ज़रिए से अपनी बॉडी से रिमूव करवा देंगे। तो इस प्रोसेस के ज़रिए से वो अपनी बॉडी में से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।